सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई, सबसे पहले तो भाई सॉरी, है ना, जो ये इनकी सीरीज़ को हम फॉलो कर रहे थे, आरआरबी ग्रुप डी फाइनल 5 मेगा लाइव टेस्ट की जो इनकी सीरीज़ चल रही थी, जिसमें रेगुलर 5 टेस्ट अपलोड करने वाले थे। तो हमने इसका फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन देखा था। थर्ड वाला जो था ना, उसका सॉल्यूशन हम नहीं कर पाए क्योंकि 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा बिजी स्केड्यूल था, समय बिल्कुल नहीं मिल पाया। ठीक है। तो अभी हालांकि वो थर्ड वाला चल रहा है, आज शायद शाम तक है वो, बट मैंने सोचा कि अब फोर्थ आ गया तो फोर्थ को ही देख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है। ये फोर्थ भी अभी शायद 9 बजे से शुरू हो चुका है। ठीक है। तो थर्ड वाला यार सॉल्यूशन नहीं देख पाए तो उसके लिए सॉरी, है ना। फोर्थ देखेंगे, उसके बाद कल फिफ्थ आएगा, फिफ्थ भी देखेंगे। ठीक है। तो एक मॉक टेस्ट रह गया बस, तो उसके लिए तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का फाइनल 5 मेगा लाइव टेस्ट नंबर 4। ठीक है जी। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, और इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन आंसर तक पहुँचेंगे, कैसे कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे, और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपके एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती है, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। और आपको पता है कि पैटर्न चेंज हो चुका है आरआरबी ग्रुप डी का। तो न्यू पैटर्न बेस्ड जो मॉक टेस्ट है वो फिलहाल हम लगा रहे हैं। तो न्यू पैटर्न बेस्ड जो मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, उनकी एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है। ओवरऑल सारे मॉक टेस्ट की एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है। लेकिन खाली न्यू पैटर्न वाली जो है वो अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसमें अभी तक हम शायद 4 या 5 मॉक टेस्ट देख चुके हैं। अब ये नेक्स्ट मॉक टेस्ट है न्यू पैटर्न बेस्ड। ठीक है। तो आपको खाली अगर न्यू पैटर्न बेस्ड मॉक टेस्ट देखने हैं, तो आप न्यू पैटर्न वाली प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ से आप सारे न्यू पैटर्न वाले मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देख सकते हो। और अगर ओवरऑल सारे मॉक टेस्ट आपने शुरू से लेकर अभी तक अगर देखना चाहते हो किसी भी मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, तो उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें अभी तक हमने जितने भी मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन देखे हैं, वो सारे मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है। दोनों ही प्लेलिस्ट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट। बाकी यार, हाँ, यहाँ पे कुणाल नाम देख के काफ़ी लोग कुणाल नाम से कमेंट कर रहे हैं कि कुणाल भाई। तो भाई, मेरा नाम कुणाल नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके कुछ ही दिनों में ग्रुप डी की परीक्षाएं शुरू होने वाली है। तो इस वक्त ग्रुप डी को लेकर जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि आपका एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले जैसे मिक्स होकर क्वेश्चंस आया करते थे, अब वो क्वेश्चंस सेक्शन वाइज डिवाइड होके आएंगे। अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग सेक्शन में डिवाइड होके आएगा। तो इस नए पैटर्न पर आधारित मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पर देखने को मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक पर आप जो ग्रुप डी का मॉक टेस्ट लगाते हो, वहाँ पे आपको नए पैटर्न पर आधारित मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सेक्शन वाइज सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये चारों सेक्शन अलग अलग डिवाइड करके दिए गए हैं। तो अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के नए पैटर्न के यूज टू होना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पर आप नए पैटर्न पर आधारित मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए मॉक टेस्ट। जो आरआरबी ग्रुप डी के एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चंस थे, उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट टेक्स्ट बुक के मॉक से आए थे। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट एज इट इज़ यहाँ पे आपके एक्चुअल एग्जाम में सेम क्वेश्चन देखने को आपको मिला था। इसीलिए थाउजेंड्स ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने टेक्स्ट बुक से ही प्रिपरेशन की थी, जिनमें से काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनमें से कुछ बच्चों का रिजल्ट। ठीक है जी। तो टेक्स्ट बुक में ऐसा क्या खास है जो उसको खास बनाता है? सबसे पहली चीज़ कि सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से इसमें आपको मिलता है 900 से ज़्यादा एग्जाम्स और 2 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट। दूसरा, इसमें आपको मिलता है डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, जिसके माध्यम से आप अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं। थर्ड, अनलिमिटेड प्रैक्टिस एंड री अटेम्प्ट्स और सेक्शन वाइज टेस्ट, ताकि आप अपने वीक एरियाज पर काम कर सको। एंड फोर्थ, ये सभी मॉक टेस्ट आपको 12 से अधिक लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं। एंड गाइज, टेक्स्ट बुक ऐप का नया इंटरफेस काफ़ी स्मूथ और यूज़र फ्रेंडली हो गया है। मैं आपको इसका क्विक टूर करा देता हूँ ताकि आप इजीली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको। तो जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो कि नए इंटरफेस में अलग अलग कैटेगरी वाइज, अलग अलग एग्जाम वाइज टेस्ट को अरेंज किया गया है। और वहीं अगर हम बात करें ग्रुप डी के मॉक टेस्ट की, तो अगर हम टेस्ट सीरीज में जाते हैं,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेस्ट को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइव टेस्ट आपके चलते हैं, यहाँ पे मोस्ट सेव्ड क्वेश्चंस, स्किप्ड क्वेश्चंस, फुल टेस्ट। और अगर आगे बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू फुल टेस्ट, न्यू सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, करंट अफेयर, जनरल साइंस स्पेशल, चैप्टर टेस्ट, जनरल साइंस सीटी, एनसीईआरटी और ल्यूसेंट जनरल साइंस, सेक्शनल टेस्ट और विज्ञान एक्सप्रेस महापैक। इस तरह से काफ़ी सारे सेक्शन में डिवाइड करके टेस्ट सीरीज में टेस्ट को दिया गया है। अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट मस्ट ट्राई करना चाहिए। तो आरआरबी ग्रुप डी की जो मॉक टेस्ट सीरीज है इसमें आपको मिलते हैं टोटल 1607 टोटल टेस्ट, जिसमें अगर आप सेक्शन वाइज देखेंगे तो इसमें आपको 17 जो अल्टीमेट लाइव टेस्ट चल रहे हैं, 102 मोस्ट सेव्ड क्वेश्चन के साथ साथ आपको 131 जो आरआरबी एनटीपीसी के पीवाई क्यूज है ना, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको 40 फुल टेस्ट भी इसी में ही देखने को मिल जाते हैं। तो भाई इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस आपको कहीं और नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि एक्चुअल एग्जाम के पैटर्न के बिल्कुल सेम मार्क्स, जिससे आपको कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। तो यदि अभी तक भी आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो बाय नहीं किया है तो देर मत कीजिए। 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो टेक्स्ट बुक का पास यूज़ कर रहे हैं। तो जाकर आप भी टेक्स्ट बुक का पास बाय कीजिए, जो कि आपको मिल जाएगा मात्र 571 में, जिसमें आपको 900 से ज़्यादा एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको यूज़ करना होगा हमारा कूपन कोड MOCK10, जिसके माध्यम से आपको मिलेगा 12% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। और वहीं अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स बाय करना चाहते हैं तो ये आपको मिल जाएगा मात्र 703 रुपये में। तो यदि अभी तक भी आपने टेक्स्ट बुक का पास बाय नहीं किया है तो जाकर अभी बाय कीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, तो भाई देखो ये सेक्शन वाइज डिवाइड होके आएगा मॉक टेस्ट, ठीक है। एग्जाम भी ऐसे ही डिवाइड होके आएगा। बाकी आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको अटेम्प्ट करेंगे। जो भी सेक्शन आप पहले अटेम्प्ट करना चाहते हैं उसे पहले करिए, फिर बाद में अपनी सहूलियत के हिसाब से, ठीक है। स्ट्रेटेजी बनाइए, 2-4 मॉक टेस्ट लगा के देखिए, 3-4 अलग अलग तरीके से, ठीक है। जो सूटेबल आपको लगती है अपने हिसाब से, है ना, जो सूट करे आपको स्ट्रेटेजी, उसके हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर सारे मॉक टेस्ट उसी स्ट्रेटेजी से लगाइए जो आप फॉलो करेंगे एग्जाम में, ठीक है। पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले रीजनिंग को सॉल्व करें, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सही होते हैं, तो इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। उसके बाद आप मैथ्स के सेक्शन पे जा सकते हैं, फिर जीके जीएस और साइंस आगे पीछे जैसे भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। हम चलेंगे साइंस को छोड़कर यहाँ से चलेंगे, ठीक है। मैथ्स से लेके चलेंगे शुरू उसके बाद फिर रीजनिंग, फिर जीके जीएस, उसके बाद एंड में साइंस को देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हो तो मैं इंग्लिश में क्वेश्चन को दिखा दूंगा। मेनली सॉल्यूशन हिंदी में देखेंगे। काफ़ी सारे बच्चों को कमेंट आते हैं यार इंग्लिश में सॉल्यूशन के लिए, तो देखो मोस्टली बच्चे जो ना 99% बच्चे जो हैं वो हिंदी वाले ही हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब दोनों लैंग्वेज में तो नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए जितना हो सकता है उतना मैं कोशिश करता हूँ कुछ चीज़ें करने की, बट मेनली तो यार हिंदी में ही सॉल्यूशन देख पाएंगे हम, ठीक है। मैं इंग्लिश में क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, सॉल्यूशन आप देख लिया करो हिंदी में ही, ठीक है। चलिए, दिए गए व्यंजक को हल कीजिए। तो देखो भाई ये व्यंजक दे रखा है एक, इनमें से कोई इसका एक हल है। तो सबसे बेस्ट तो तरीका यही है कि आप ना वैल्यू पुट कर दो। जैसे अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखता हूँ, सबकी वैल्यू 1-1 रख देता हूँ, तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 0 0 बन जाएगा। लेकिन जब ये 0 बन जाएगा तो सारे ऑप्शन भी 0 बन जाएंगे, सब में 0 × 0 × 0 हो रहा है, तो सारे ऑप्शन 0 बन जाएंगे, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा ये। अगर मैं इसको चेंज करूँ, इसको मैं 2 रख दूँ, y को y बराबर 2 रख दूँ, z बराबर 1, x बराबर भी 1, तो 2 में से 1 गया 1, प्लस z-1 0, प्लस x-y -1, तो अगेन ये कट गया, फिर 0 आ जाएगा। तो इस हिसाब से तो यार काफ़ी टाइम लग जाएगा वैल्यू पुट करने में, है ना, क्योंकि 0 आ रहा है और 0 सभी ऑप्शन में पुट करने के बाद आ ही जाएगा आंसर 0। तो क्या इसको बेसिक से देखते हैं, बेसिक से कैसे हो सकता है ये। a - b की क्यूब इसको आप ऐसे देखो कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब, ठीक है। a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर क्या होता है। इसमें काफ़ी सारे होते हैं ना इसका, मतलब यहाँ पे एक -3abc भी होता है ना, बराबर क्या होता है। यहाँ पे 3 के मल्टीपल में दे रखा है तो 3abc तो आएगा ही आएगा। a प्लस बी प्लस सी होता है एक, तो a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c² प्लस
ए बी, एक सेकेंड, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी, फिर इसमें ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इसको देखिए ए प्लस बी प्लस सी करके देखो पहले। ए, एक सेकेंड, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इससे ये खत्म, जेड से ये खत्म, वाई से वाई खत्म, हाँ इसीलिए इसको दिया हुआ है, ठीक है। ये सारे ए प्लस बी प्लस सी जब आप करते हो तो जीरो बन जाता है। जैसे यहाँ पे जीरो आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो बन जाएगा। तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस थ्री ए बी सी बराबर बन गया जीरो। तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब यहाँ दिया हुआ है, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, प्लस का थ्री ए बी सी हो जाएगा। तो थ्री इंटू ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा आंसर, थ्री की मल्टीपल के फॉर्म में दिया हुआ है देखो। थ्री इंटू ए क्या है भाई, एक्स माइनस वाई दे रखा है सब जगह, तो ए ये मान लो ए है, ठीक है। उसके बाद बी, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, ठीक है। फिर ये हो गया बी, सी क्या हो जाएगा, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, ये हो जाएगा। ये ऑप्शन तो पहले खत्म, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, जेड माइनस एक्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो थ्री ए बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई वैल्यू पुट करके हो जाता है, बट कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं होते वैल्यू पुट करके, तो उसके लिए आपको बेसिक भी आना चाहिए, ठीक है। यदि ये दो संख्याओं x+2 x+9 का मध्यानुपाती है, मध्यानुपाती मतलब मीन प्रोपोर्शन यानी कि b, तो x का मान बताना है आपको। ये जो है मध्यानुपाती है इन दोनों का, तो आपको पता है मध्यानुपाती क्या होता है, b होता है और ये a और c होते हैं, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर a इंटू सी होता है ना। अब क्योंकि ये इक्वेशन बनेगी काफ़ी हैवी, हैवी मतलब उतना भी हैवी नहीं बनेगी, बट हाँ इसका x+5 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, टाइम खराब। आप क्या करो, ऑप्शन है ना, ये चारों में से एक ही तो आंसर होगा, इनको पुट कर करके देख लो। इन दोनों का मध्यानुपाती है ना ये, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पहले दो पुट कर दो, यहाँ पे दो पुट कर देंगे तो चार हो जाएगा, यहाँ दो पुट करेंगे तो नौ 11 हो जाएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी हो गया। तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। भाई बी स्क्वायर बराबर ए सी है, तो 11 चौक 44, तो बी स्क्वायर बराबर 44, तो बी बराबर तो रूट 44 हो जाएगा, जबकि रूट में तो आंसर आने नहीं चाहिए ना, मध्यानुपाती तो कंप्लीट आंसर होगा। यहाँ पे दो रख दोगे तो 7 होना चाहिए, बट ये 7 तो नहीं बन रहा, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन 5 रखो, यहाँ पे 5 रखेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 9 5 14 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी, 14 7 98, 98 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं, तो सेकंड वाला भी नहीं होगा। थर्ड वाला रखो यहाँ 7, 7 और 2 9, इंटू 9 7 16, ठीक है। बी स्क्वायर बराबर 9 इंटू 16, 16 नहीं मैं 144, तो आपको पता है बी स्क्वायर 144, यानी बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट 144 मतलब 12। तो क्या बी 12 आ रहा है, यहाँ पे एक सात रखा है तो यहाँ पे भी एक सात रख के देखो, 7 और 5 12, तो मध्यानुपाती 12 आ रहा है ना, तो सेटिस्फाई कर गया, यानी कि सी जो है वो 7 एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। बेसिक से काफ़ी लंबा हो जाता है, ऑप्शन पुट करके आप जल्दी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ए बी दोनों वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ठीक है। वृत्तों के वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी बतानी है आपको। ये सेम क्वेश्चन न जाने कितनी बार आया हुआ है, एग्जाम में भी आया हुआ, रियल एग्जाम में भी, आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। एसएससी वगैरह में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें होता क्या है देखो, मैं आपको समझाता हूँ। केंद्रों के, या तो केंद्रों के बीच की दूरी पूछेगा, या ये पूछेगा रेडियस, ठीक है। चलो, हम्म, देखो, ये स्पर्श रेखा है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ये स्पर्श रेखा तो ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। अब जैसे ये 90 डिग्री, एक सेकेंड, जैसे ये 90 डिग्री हो गया, अब आपको पता है 3 4 ये 5 हो जाएगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है ना। ये समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का, ठीक है। अब क्या होगा कि ये वाला एंगल जो है ना, ये इसके बराबर होता है, कुल मिला के मैं आपको एंड में शॉर्ट कट भी बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। ये एंगल बराबर इसके होगा, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, ये दोनों एंगल भी आस बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कौन है, ठीक है, शीर्षाभिमुख, ठीक है। जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। जब तीनों एंगल बराबर है तो ये कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, है ना, समरूप हो जाएंगे। जब समरूप त्रिभुज जो हो जाते हैं, दो दो समरूप त्रिभुजों में जो साइड का रेशियो होता है ना, वो बराबर होता है। कैसे, देखो, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इसको आपको खड़ा करना पड़ेगा ऐसे, यहाँ तक ऐसे बना दो ताकि दोनों सिमिलर दिखे, ठीक है।
तो इसको मैंने ऐसे खड़ा कर दिया तो ऊपर क्या आ गया, डी आ गया यहाँ पे, यह ई आ गया। अब ये सिमिलर है एक दूसरे के सामने, ठीक है। अब रेशियो निकालने में आसानी होगी, जैसे 90 डिग्री के सामने ये सी ई भुजा है, इसमें 90 डिग्री के सामने कौन सी है, डी ई भुजा है, ऐसे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, ये डी ई निकालनी है ना, ये डी ई निकालनी है, इसको एक्स मान लिया मैंने, तो ये एक्स होगी। तो सी ई इसका विकर्ण अपॉन में इसका विकर्ण बटे में एक्स, सी तो 5 है ना, 5 लिख दो। अरे यार, 5 बराबर इसका लंब और इसका लंब ले लो, लेकिन लंब यहाँ पे है नहीं, दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बेस ले लो, इसका बेस 3 है, इसका बेस 15 है, तो छोटे वाले को पहले लिखा है तो छोटे वाले को पहले लिख लो, फिर नीचे बड़े वाले का बेस लिख लिया। तो ये क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये एक्स इधर आ जाएगा, ये 5 इधर चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 25, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 25 आ गई, यानी कि इसको हमने 25 लिख दिया, ठीक है। और ये 5, सी 5 है, तो 5 और 25 सी इनके केंद्रों के बीच की दूरी होगी, तो कितना हो जाएगा, 5 और 25 30 हो जाएगा। कल को पूछे कि बताओ दूसरे वाले का रेडियस बताओ बी डी की वैल्यू, तो तब भी आपको निकालना तो पड़ेगा, ये 25 आ गया, ये 15 आ गया, तो 15 25 ट्रिपलेट देखो, 5 से काटो, 5 से 15, 5 पंजे 25, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, लेकिन ये 3 पंजे 15 है, ये 5 पंजे 25 है, तो ये 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है। जो भी पूछा आप बता देना। कुल मिला के अब शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। इस तरह के क्वेश्चन दिखे, जैसे ही आपको केंद्रों के बीच की दूरी पूछे, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये दोनों सिमिलर है, समरूप त्रिभुज है, ठीक है। प्रूव करने नहीं बैठना है। जैसे आपने समझ लिया कि समरूप त्रिभुज है, तो सीधा एक एक का रेशियो ले लो, आपको इसको, ये तो आपने निकाल ही दिया था 5, इसको एक्स मान के अब रेशियो ले लो। जैसे ये विकर्ण है इसका 90 के सामने, ये 90 के सामने विकर्ण है, तो इन दोनों का रेशियो 5/x बराबर किन्हीं भी दो भुजाओं का अगेन जो दे रखी है, जैसे इसका बेस दे रखा है, इसका भी बेस दे रखा है, तो 3/15 ऐसे करके एक्स की वैल्यू निकाल देना डायरेक्ट, ठीक है। तो केंद्रों के बीच की दूरी 25 और 5 30 आ गई, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। काफ़ी टाइम लगा, बट समझाना मेन मोटिव था, आंसर तक तो पहुंच ही जाएंगे आप अगर एक बार समझ गए तो, ठीक है। चलिए, ट्रेन ए को खंबे ट्रेन ए को एक खंबे को पार करने में 10 सेकंड और 100 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लगता है। ट्रेन बी, जो कि ट्रेन ए की विपरीत दिशा में चलती है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। सापेक्ष गति यानी कि रिलेटिव स्पीड आपको बतानी है। रिलेटिव स्पीड मतलब कि दोनों की जोड़ के स्पीड बतानी है, ठीक है। ठीक है, नहीं जोड़ के नहीं, माइनस भी हो सकता है भाई। ए के विपरीत दिशा में यानी कि ए कैसे चल रही है, कैसे चल रही है, जब आमने सामने चलते हैं तो प्लस ही होती है स्पीड, ठीक है। S1 + S2 होता है, ठीक है। तो भाई पहली वाली ट्रेन की स्पीड निकालनी पड़ेगी, खंबे को पार करती है 10 सेकंड में, तो माना ट्रेन ए की लंबाई जो है वो टी है, ठीक है। और वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, टी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। कैसे, जब किसी खंबे को ट्रेन पार करती है तो वो कितनी दूरी तय करती है, जितनी उसकी लंबाई होती है, तो हमने लंबाई टी मानी है, तो उसने टी डिस्टेंस कवर किया कितनी देर में, 10 सेकंड में। तो जो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है वो बराबर टाइम होता है, तो टाइम 10 सेकंड दे रखा है, स्पीड क्या है ट्रेन ए की, तो स्पीड हमको नहीं पता, तो हमने स्पीड S1 मान ली, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अब 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को पास पार करती है तो वो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो भाई अब ट्रेन अपनी लंबाई प्लस 100 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करेगी किससे, S1 की स्पीड से, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बराबर कितने सेकंड में, 20 सेकंड में, ठीक है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, आराम से इजीली निकाल सकते हो। आपको स्पीड निकालनी है ना, S1 निकालना है ना, तो S1 की फॉर्म में बना लो इसको। ये S1 इधर गया, तो टी टी बराबर हो जाएगा 10 S1, 10 × S1 हो गया टी बराबर। ये यहाँ से इधर जाएगा तो 20 S1, और ये 100 इधर आ जाएगा -100, तो यहाँ पे बचेगा खाली टी। ये भी टी की वैल्यू, ये भी टी की वैल्यू, दोनों को बराबर रख दो। कैसे, ये 10 S1 बराबर 20 S1 -100, ठीक है। ये 100 इधर चला जाएगा, ये 10 इधर आ जाएगा, तो 20 में से 10 गया, 10 S1 बचा बराबर 100। तो S1 बराबर कितना आ गया, 10। 10 क्या आएगा, क्योंकि समय सेकंड में और दूरी मीटर में दे रखी है, तो ये मीटर पर सेकंड आ गया। पहली वाली ट्रेन की स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड से यानी छोटी इकाई से बड़ी इकाई पे जाना, तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, कि आपको 5/18 तो याद होना चाहिए कि 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। बट अगर आपको छोटे से बड़े पे जाना है तो बड़ा ऊपर रखना, बड़े से छोटे पे जाना है तो छोटा ऊपर रखना, ठीक है। तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 18 दूनी 36,
तो ट्रेन ए की स्पीड आ गई 36 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि सापेक्ष गति निकालनी है तो प्लस करना पड़ेगा दूसरी वाली को भी। तो 7 3 10 और 108, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है तो समझाने में समय लग रहा है, बट कोई नहीं, आप समझते हुए चलना। ए और बी की मासिक आय का अनुपात ये है, ए प्रति माह इतने रुपए की बचत करता है, बी प्रति माह इतने रुपए की बचत करता है। ए और बी के मासिक व्यय का अनुपात ये है, तो बी की आय बतानी है। सेम क्वेश्चन हर मॉक में आ रहा है लगभग। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इनकम बराबर क्या होता है, आपका एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय प्लस सेविंग। ठीक है, आय बराबर क्या होती है आपकी, खर्च जमा बचत, यही तो होती है। ठीक है, आपको क्या बोला इसने कि भाई ए जो है, ए और बी की जो इनकम है वो कितनी दे रखी है, 5:8। ठीक है, तो हमने मान लिया ए की इनकम 5x है और बी की इनकम 8x है, मान लिया हमने। ठीक है, वो कह रहा है कि ए जो है 7400 रुपये बचाता है। अब मैंने कहा कि भाई ए की इनकम 5x है, उसने 7400 रुपये बचाए, तो अगर मैं इसमें से 7400 घटा दूं तो जो मेरे पास बचेगा वो एक्सपेंडिचर ही तो बचेगा। व्यय का अनुपात दे रखा है इसने, मैंने कहा मैंने इसकी इनकम में से सेविंग घटा दी तो इसके एक्सपेंडिचर ही तो बचा, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो दोनों का एक्सपेंडिचर निकाल के इसका रेशियो दे रखा है, बराबर रख दो। दूसरा व्यक्ति क्या करता है, 8x कमाता है और बचाता है कितना है, 6500। तो इसकी बचत माइनस कर देंगे तो इसका भी एक्सपेंडिचर आ जाएगा, दोनों का रेशियो कितना दे रखा है, 1:2। सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, इस दो को इधर ले जाओ आप, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 8x माइनस 6500 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा 10x माइनस 7 दूनी 14, 14800 बराबर 8x माइनस 6500। ठीक है, ये 8x को इधर ले आओ तो यहाँ पे 10 में से 8 गया, 2x बचेंगे बराबर, ये इधर में आ जाएगा प्लस में। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा, 0 0, 8 में से 5 गया 3, 8। ठीक है, 8 300। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 4 8, 2 1 2, 2 5 10 0। तो x आ गया इतना, पूछा क्या इसने, b की मासिक आय, तो b की मासिक आय 8x है, तो x की वैल्यू आई है 4150। तो 8 से मल्टीप्लाई करिए इसको, 0 8 5 40, 8 4 12, 8 चौक 32 और 1 33, तो 33 200, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि तीन धनात्मक संख्याएं ये हैं, इसके अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापवर्तक इतना है, तो उन तीनों संख्याओं का महत्तम यानी कि एचसीएफ आपको बताना है। एलसीएम आपको दे रखा है और रेशियो दे रखा है। देखो, तीन संख्या इस रेशियो में है, तो मैं मान लेता हूँ पहली संख्या 2x है, दूसरी 3x है और तीसरी 5x है। ठीक है, एलसीएम मतलब क्या होता है, सबकी मैक्सिमम पावर ले लो। दो कितनी बार आया, एक बार आया। तीन कितनी बार, एक बार। पाँच कितनी बार, एक बार। इंटू एक्स कितनी कितनी बार आया, एक ही बार आया, तो एक्स को ले लिया। ठीक है, ये तो एलसीएम होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, 5 × 3 = 15 30, x बराबर कितना दे रखा है एलसीएम, 2400। तो x बराबर कितना हो गया, 3 × 8 = 24, 80 हो गया x। ये जो x है ना, यही इसका एचसीएफ होगा। क्यों, एचसीएफ मतलब होता है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर जो सब में कॉमन है, क्या है बताओ, x ही तो है जो सब में कॉमन है, यही इसका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ ही तो पूछा है, तो 80 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए। रहीम की मासिक आय इतने रुपए है और अमित की वार्षिक आय, रहीम की मासिक आय दे रखी है और अमित की वार्षिक आय। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेशक बेशक ये ना क्वेश्चन आसान हो सकता है, बट यहाँ पे बच्चे बहुत गलती कर जाते हैं। ये मासिक आय और वार्षिक आय पढ़ते वक्त आपका एकदम अटेंटिव रहना चाहिए माइंड। ठीक है, या मासिक आय यानी कि एक महीने की आय दे रखी है, और यहाँ अमित की वार्षिक आय दे रखी है। ठीक है, प्रत्येक का मासिक व्यय इतने रुपए है, उनकी बचत का अनुपात बताना है आपको। ठीक है, ये एक महीने में इतना कमाता है और व्यय जो मासिक ही दे रखा है, तो मासिक इनकम निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो वार्षिक इनकम ये है, तो 12 से भाग कर दो, 12 महीने की इनकम ये है, तो एक महीने की निकालनी है, तो निकाल दो भाई, 12 × 12, 7 बचा 12 × 5 = 60, 11 बचा 12 × 9 = 108, 7 बचा 12 × 6 = 72 0। तो ये आ गई इसकी, किसकी, अमित की मंथली इनकम। ठीक है, रहीम की मंथली इनकम इतनी आ गई। ठीक है, अब दोनों प्रत्येक मासिक व्यय इतना है, दोनों भाई 9960 रुपये खर्च करते हैं, तो 9960 रुपये इन्होंने खर्च कर दिए, तो कितना बचा, बचत का अनुपात बताना है, तो 0, 10 में से 6 गया 4, 0 10 11। ठीक है, इन्होंने खर्च कर दिया 9960, तो कितना बचा, 0 0 0 और 6। ठीक है, इससे ये खत्म, और 4 से काट दो, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 0, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, तो 17:50, ऑप्शन नंबर डी इज दी
करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 मिनट में 375 मीटर की दूरी तय करती है। मिनट दे रखा है, मीटर दे रखा है, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किलोमीटर दिया होता, मिनट दिया होता तो आपको इसको आवर्स में चेंज करना पड़ता है। अगर यहाँ किलोमीटर दिया होता तो इसको आवर्स में चेंज करना पड़ता है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर होता है, मीटर पर सेकंड होता है, या फिर इसको मिनट में भी रहने देना। ठीक है, 30 मिनट में इतने मीटर की दूरी तय करती है और 18 मिनट में वापस, मिनट ही दे रखा है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है तो शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात बताना है। आसान सा सवाल। प्रतिकूल जब जाते हैं तो नाव की जो गति होती है उसको एक्स कहते हैं और धारा की गति को वाई कहते हैं। ठीक है, प्रतिकूल, अब जब धारा के प्रतिकूल आप जाते हैं तो डिस्टेंस कितना है, 375 मीटर दूरी है। जब आप प्रतिकूल जाएंगे तो एक्स माइनस वाई की स्पीड से जाते हैं आप। ठीक है, और कितना समय लगता है, 30 मिनट लगते हैं। ठीक है, समझ पाए बात को। आप प्रतिकूल जा रहे हैं तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई हो जाएगी। ठीक है, जब आप सेम डिस्टेंस वापस आ रहे हैं तो उतना ही तो डिस्टेंस चलेंगे। एक तरफ से आप जा रहे हैं प्रतिकूल, तो जब दूसरी तरफ से आएंगे तो अनुकूल आएंगे ना। सिंपल सी चीज़ है, एक बार धारा के प्रतिकूल जाएंगे तो दूसरी बार तो धारा के अनुकूल ही आना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, तो दूसरी तरफ से जब आएंगे तो एक्स प्लस वाई से आएंगे, और बराबर इसमें लगते हैं इसको 18 मिनट। ठीक है, पूछा है गति और धारा की गति, नाव की गति और धारा की गति का अनुपात, यानी एक्स रेशियो वाई आपको बताना है। ठीक है, एक्स रेशियो वाई, एक्स रेशियो वाई। तो देखो, ये एक्स माइनस वाई को इधर ले जाएंगे तो इंटू में आ जाएगा एक्स माइनस वाई, इसको इधर ले जाएंगे तो ये एक्स प्लस वाई इंटू में आ जाएगा। 375 की वैल्यू ये भी है और ये भी है, यानी कि दोनों बराबर होंगे। भाई 375 की वैल्यू ये भी है, ये भी है, यानी कि दोनों ये बराबर है, तो इन दोनों को बराबर रख दो, एक्स माइनस वाई बराबर। ठीक है, रेशियो आ जाएगा सिंपल, 30x - 30 बराबर 18x + 18y। ठीक है, एक्स को इधर ले आओ तो यहाँ पे कितना बचेगा, 30 में से 18x गए तो कितना बचा, 12x बराबर 30, 40 और 8 48y। ठीक है, तो 12 × 12 12 चौक 48, एक्स हो जाएगा 4 और वाई हो जाएगा 1, तो एक्स रेशियो वाई हो जाएगा 4:1। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखो, कई बार ना ऐसे भी देता है 7:13, 13:7, तो कंफ्यूज नहीं होना। ध्यान रखना है जो पूछे उसको पहले लिखना है, नाव की गति को पहले लिखना है, धारा की गति को बाद में लिखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक कार्य को ए एक कार्य के 66 से ही 2/3 यानी कि 2/3 काम को 8 दिनों में कर सकता है। बी ए से 40% कम दक्ष है। दोनों एक साथ 5 दिनों तक कार्य करते हैं और फिर दोनों कार्य छोड़ देते हैं। सी शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और सी मिलकर पूरे कार्य को कितने दिन में करेंगे। कोई नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। ए जो है किसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में करता है ना। हमने कहा कोई काम टोटल एक्स था, या ए ही ले लेते हैं, ए काम का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, इसको 3 को इधर ले जाओ, 2 को नीचे ले आओ, 2 चौक 8, 4 तिया 12। ठीक है, और वैसे भी 3 में से 2 हिस्से 8 में हो गए, यानी एक हिस्सा 4 में हो रहा होगा, 3 हिस्से 12 में हो जाएंगे, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ए जो है वो किसी काम को 12 दिन में खत्म करता है, 100% काम को। ठीक है, बी ए से 40% कम दक्ष है। तो ए और बी की दक्षता एफिशिएंसी देखी जाए तो अगर ए 100% एफिशिएंट है तो ए से 40% कम जो है वो बी है, यानी कि बी 60 काम करता है। तो रेशियो देखें तो 20 × 100 20 दिया। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो है। एफिशिएंसी जो एफिशिएंसी होती है इसका उल्टा जो होता है वो वर्क टाइम होता है, सॉरी, ये टाइम का रेशियो आता है। जो इनकी एफिशिएंसी होती है इसके ठीक उल्टा जो होता है वो टाइम का रेशियो होता है। ए और बी की एफिशिएंसी अगर इतनी है तो ये उस सेम काम को खत्म करने में टाइम जो है वो इतना इतना लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो पूछा क्या इसने, 5 दिनों तक कार्य करते हैं, कार्य छोड़ देते हैं। सी शेष कार्य को, बचे हुए कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, देखो ए जो है वो 12 दिन तक काम करता है और काम पूरा कर देता है। एक दिन में कितना काम करता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का काम। एक दिन में 5 काम करता है, 12 दिन तक काम करता है, तो 12×5 = 60। टोटल काम तो भाई 60 है। ठीक है, दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 8 काम करते हैं, और मिलकर दोनों 5 दिन तक काम करेंगे तो 8×5 = 40 काम कर देंगे। शेष बचा हुआ काम सी करेगा। तो बचा काम कितना, 60 में से 40 काम हो गया तो 20 काम बचा। इस 20 काम को सी कर रहा है आके 6 दिनों में। अगर 20 काम 6 दिनों में सी कर रहा है तो सी पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है, उसकी निकाल लो टाइम पूरा। 20 काम, 60 में से 20 काम 6 दिनों में कर रहा है, तो 60 काम कितने दिनों में कर पाएगा,
20 तिया 60, 6 तिया 18। सी पूरे काम को 18 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, उसकी इतनी कैपेबिलिटी है। ठीक है। पूछा क्या, ए और सी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, सिंपल सी चीज आ गई। हमने निकाल लिया सी एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, ए उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर काम को पूरा कितने दिनों में करेंगे, ऐसे कर लो। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, बट निकाल लो। 36, 12 तिया 36, 3 और 2 5। टोटल काम कितना है 36, तो मिलकर कितने, 5 7 35, 1/5। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है। अभी देखो काफी टाइम हो चुका है ना 10 क्वेश्चन में, बट हाई पर नहीं होना है। पिछले 1 2 मॉक में यही होता है कि मुझे लगता है कि काफी टाइम हो गया, आगे साइंस और जीके जीएस हो जानी है वही 15 20 मिनट में, 15 मिनट मैक्सिमम। तो आगे क्या करना है टाइम बचा के, आराम से मैथ्स को समझाएंगे, और ऊपर से फिर जब लगता है कि टाइम जा रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करते हैं तो सिली मिस्टेक्स वगैरह हो जाती हैं, तो और ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। ठीक है, इसलिए आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन मोटिव है, मेन पर्पस है आपको समझाना, और आपका मेन पर्पस है समझना। ठीक है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इतने वर्ग मीटर है। यदि लंबाई 6 मीटर अधिक होती और क्षेत्रफल भी इतने मीटर अधिक होता, तो मैदान की मूल लंबाई क्या है। देखो भाई, जो आयताकार मैदान है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, L/B होता है। ठीक है। ये बराबर आपको दे रखा है 144 मीटर स्क्वायर। ठीक है। इसने कहा अगर लंबाई 6 मीटर अधिक होती, तो मैंने कहा लंबाई 6 मीटर अधिक होती, तो एल ये हो जाती, लंबाई ये हो जाती, और इंटू बी, अब क्षेत्रफल जो था वो 54 वर्ग मीटर अधिक हो जाता। तो पहले इतना था, तो अब कितना हो जाएगा, 4 4 8 5 4 9, 198 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, L/B प्लस 6B बराबर 198। आपको पहले दिख रहा है कि L/B कितना है, 144 है, प्लस 6B बराबर 198। ये इधर आएगा, माइनस होगा 144, तो 6B बराबर कितना बचेगा, 54, और B बराबर 6 × 54। तो B की वैल्यू आ गई 9। पूछा क्या है, मूल लंबाई, तो B की वैल्यू अगर 9 है, तो पहले लंबाई L थी, तो L/9 144, तो आपको पता है 16 निम्मा 144 होता है, तो L कितनी हो जाएगी, 16। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कॉट थीटा बराबर बी, तो बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा, बी कॉस थीटा प्लस साइन, ये बहुत बार आए हुए, शायद पिछली बार भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं ग्रुप डी में इस तरह के। तो इसमें क्या होता है, ये बराबर करके देता है, अभी इसने फ्रैक्शन इसमें दे दिया फ्रैक्शन में। तो ये क्या होता है, माइनस में है तो m² माइनस n² अपॉन में m² प्लस n²। ठीक है। बट यहाँ पे ए और बी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो सेम ही चीज़ हो जाएगी, माइनस ऊपर आ जाएगा, प्लस नीचे आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। कुल मिला के ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स में याद रखना है इसको, कि ये इसकी फॉर्म में आंसर आता है, और ऊपर अगर माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस है तो नीचे प्लस आ जाएगा। ठीक है। ये शॉर्ट में याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक से भी, हालांकि थीटा वगैरह की वैल्यू रख के भी हो जाते हैं सवाल। ठीक है। एक्स के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 है। ये जो है, इसमें एक्स का क्या मान रखे कि बहुलक 27 हो जाए। देखो भाई, अगर 24 रखते हैं, तो 24 देखो कितनी बार आया है, 24 एक बार आया है। तो अगर मैं 24 रखता हूँ तो हो पाएगा क्या बहुलक। 25 देख लो कितनी बार आया है, 25 ही 3 बार आ गया, तो बहुलक हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे मैं 25 रख देता हूँ, तो 25, एक सेकंड, बहुलक तो 27 बनाना है ना, 27 बहुलक बनाना है। तो 27 देख लो, 1 2 3, 3 बार 27 आया हुआ, अगर मैं यहाँ पे भी 27 रख दूँ, ऑप्शन में भी है, तो बहुलक बन पाएगा क्या, 1 2 3 4, 4 बार आ जाएगा 27, और देखना है कुछ और आ रहा है क्या एक्स्ट्रा। 25 2 3, 3 बार आ रहा है, 25 26, 1 2 3 बार आ रहा है, 27 1 2 3 4 बार आ रहा है। ठीक है, बाकी कुछ दिख रहा है इसमें, नहीं। यानी कि अगर मैं एक्स को 27 रख दूं, तो एक्स जो है 27 रखने पर 27 4 बार आ जाएगा, और ये बहुलक बन जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है। जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको तो आप बहुलक कहते हैं, मोड कहते हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रोमा अपनी आय का 25% भोजन पर, 15% बच्चों की पुस्तकों, और शेष आय का 75% वर्दी पर खर्च करती है। उसके पास आय का कितना प्रतिशत बचा है। आसान सा क्वेश्चन। मैंने माना कि मेरी इनकम जो थी वो 100 रुपये थी, मेरी आय जो है वो 100 रुपये है,
15% मैंने पुस्तकों पे 25% भोजन पे खर्च किया, तो मैंने 25 रुपये भोजन पे खर्च कर दिए, ठीक है। 15 रुपये पुस्तकों पे खर्च कर दिए, तो 15 रुपये यहाँ पे खर्च हो गए, ठीक है। शेष आय का यानी कि अब कितने रुपए बचे, 20, 30, 40, 100 में से 40 में खर्च कर चुका हूँ, तो बचे कितने, 60 रुपये बचे। इस शेष आय का 75% यानी कि 3/4 मैं खर्च करता हूँ किस पे, वर्दी पे, यानी कि 15 या 45, तो 45 रुपये मैंने वर्दी पे खर्च कर दिए, ठीक है। उसके पास आय का कितना प्रतिशत बचा, तो भाई मैंने इतना रुपए टोटल खर्च कर दिया, तो कितने रुपए बचे, 5 या 15, 2, 3, 4, 4, 4, 8, 85 रुपये 100 में से खर्च कर चुका हूँ, तो 15 रुपये बचे, 100 में से 15 बचे, यानी कि 15% मेरे पास पैसा बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ ट्रिग्नोमेट्री में इससे आसान क्वेश्चन हो सकते हैं क्या। 2 sin 30 डिग्री, तो sin 30 बराबर 1/2 होता है, तो 2 × 1/2 प्लस 5 cos 60 डिग्री, तो cos 60 कितना होता है आपका, वो भी 1/5 होता है, 1/2 होता है, ठीक है। प्लस 3 sin 180 डिग्री, sin 180 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो ये इससे खत्म, 1 + 5/2, ठीक है। तो इसको आप 2/2 लिख लो, तो ये कितना हो जाएगा, 7/2। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वितरण का मानक विचलन 4 है, तो प्रसरण ज्ञात कीजिए। वेरिएंस पूछ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है आपको, ठीक है। आप सबको पता होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो रूट के अंदर वेरिएंस ही तो होता है, ठीक है। इंग्लिश में देख लेना, यही है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो वेरिएंस होता है। अगर वेरिएंस वेरिएंस पूछता तो थोड़ा सा टाइम लगता, अगर एक चीज़ ना दी होती तो। जब आपको मानक विचलन 4 दिया हुआ है, ये बराबर होता है रूट के अंदर वेरिएंस, तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर से ये खत्म, ये खत्म, और 4 × 4 = 16, तो वेरिएंस बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, खत्म काम। समझ पाए, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है रूट के अंदर वेरिएंस, और वेरिएंस कैसे निकालते हो आप, डिफरेंस ले लेके स्क्वायर करते हो, खैर वो कभी आएगा तो उसमें समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की भुजाओं को मापते समय एक भुजा को 10% अधिक लिया जाता है, दूसरी भुजा को 8% कम लिया जाता है। इन मापों से गणना की गई क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि है। देखो इस तरह का क्षेत्र, ये जो आए ना सवाल, इस तरह का क्षेत्रफल में त्रुटि के लिए आयत का या फिर वर्ग का, इसमें करना क्या है आपको, सक्सेसिव निकाल दो आप, ठीक है। सक्सेसिव मतलब जैसे 10% बढ़ा तो +10 हो गया, 8% कम हुआ यानी कि -8 हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, अब A × B यानी कि 10 × 8/100 है ना। x + y - x × y/100 होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। अब यहाँ पे एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी चीज़, बिल्कुल ठीक है। अब कर दो 10 - 8, 2 - 80/, तो ये कितना हो जाएगा, 8.8, तो 0.8 यानी 1.2। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, समझ पाए। तो आयत और वर्ग में यदि इस तरह से आता है कि एक भुजा इतनी कम हो गई, इतनी बढ़ गई, तो उसका क्या करो, सक्सेसिव निकाल दो इस तरह से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त से 30 डिग्री के केंद्रीय कोण का एक त्रिज्यखंड काट दिया जाता है, इस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई इतनी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आसान सा क्वेश्चन, चाप की लंबाई दे रखी है, तो चाप की लंबाई बराबर क्या होती है, θ/360 इंटू में 2πr, ठीक है। थीटा आपको 30 डिग्री दे रखा है, अपॉन में 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू में आर बराबर कितना दे दिया आपको, चाप की लंबाई कितनी दे रखी है, 5.5, ठीक है। 0 से 0 खत्म, 3 × 1 = 3, 2 × 6, ठीक है। 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, ठीक है, ठीक है। तो ये 7 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ से 7 खत्म, ये 3 यहाँ से इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये खत्म, ये 11 यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा, ये खत्म। पॉइंट हटा दो, नीचे 0 लगा दो, 11 × 5 = 55, 5 दूनी 10, ठीक है। 7 या 21/2 यानी कि 0.5, 10.5। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 8,000 रुपये की राशि 5 वर्ष में इतने रुपए हो जाएगी। देखो 8,000 रुपये है मेरे पास, इतने रुपए की राशि करनी है तो ब्याज कितना करना पड़ेगा इसमें। 8,000 से 12,600 हो गया, यानी कि 4,600 रुपये का मुझे ब्याज कमाना पड़ेगा, इंटरेस्ट कमाना पड़ेगा। कितने साल में, 5 साल में, यानी कि एक साल में कितना इंटरेस्ट चाहिए मेरे को। 5×9 = 45, 5×2 = 10, 920 रुपये का इंटरेस्ट चाहिए एक साल में। ठीक है, तो एक साल में मुझे 920 रुपये चाहिए, किस पे, प्रिंसिपल कितना है 8,000। तो कितने परसेंट चाहिए मेरे को, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। तो 11.5% एक साल में मेरे को चाहिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 50% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर आपको ये दे रखा है। तो 2 साल के एसआई और सीआई का अंतर, सॉरी सीआई और एसआई का अंतर क्या होता है आपको पता है, प्रिंसिपल के R% का R%। ठीक है, तो आपको अंतर दिया हुआ है 2 साल के सीआई एसआई का, तो प्रिंसिपल कितना है पता नहीं, प्रिंसिपल निकालना इनटू रेट का R%, यानी 50% रेट है, तो R% यानी कि 50/100, परसेंटेज हटा के नीचे 100 लगा देते हैं, इंटू 50/100 बराबर कितना दे रखा है आपको, 7200। तो ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 इधर चला जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। तो प्रिंसिपल आ जाएगा 2880, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आसान सा क्वेश्चन। एक धनराशि समान चक्रवृद्धि ब्याज दर वार्षिक संयोजन पर 4 वर्षों में इतनी, 8 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, तो धनराशि कितनी है। ये काफी बच्चों को बहुत लेंदी क्वेश्चन लग सकता है, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसने 4 वर्षों में और 8 वर्षों में दे रखा है आपको। समान चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4 वर्षों में इतना और 8 वर्षों में इतना, तो एक 0 से 4, 4 का गैप। ठीक है, अगर ये रेशियो से हो जाता है तो इजी होगा ये। लेट्स सी, देखो आपको पता होना चाहिए, जो चक्रवृद्धि ब्याज का सीन होता है ना, वो क्या होता है कि मान लो यहाँ से आप ब्याज लेके चले, मान लो 1 साल का ब्याज है, ये 2 साल 3 साल बाद इतनी होगी राशि, 4 साल बाद इतनी, 5 साल बाद इतनी, 6 साल बाद इतनी। ठीक है, ये शुरुआत में प्रिंसिपल था, 1 साल बाद इतनी राशि होगी, 2 3 4 5 6, ये हर साल बाद इतनी इतनी राशि होगी। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो इसका एक नियम ये होता है कि मान लो थर्ड ईयर में जितनी राशि होगी मान लो एक्स है, और फिफ्थ ईयर में जितनी राशि है मान लो वाई है, तो थर्ड और फिफ्थ ईयर का जो रेशियो है, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 साल का है। 1 साल मान लो या 2 साल मान लो, 3 और 5, यानी 2 साल वाले किसी भी डिफरेंस को आप देखोगे ना, तो जो इनका रेशियो है ना, वही उनका रेशियो होगा। मतलब जैसे अगर मैं देखूं फोर्थ और सिक्स्थ, तो इनका भी वही रेशियो होगा जो थर्ड और फिफ्थ का है। मतलब सेम गैप वाले ईयर्स में रेशियो इक्वल होता है। जैसे मैंने कहा पहले और चौथे ईयर का जो रेशियो है, ये मान लो A/B है पहले और चौथे, तो +3 हो रहा है। अब 4 और 3 7, यानी कि फोर्थ और सेवन्थ का भी उतना ही रेशियो होगा जितना फर्स्ट और फोर्थ ईयर की राशि का है। यहाँ पे अमाउंट की बात चल रही है, राशि की। ठीक है, यहाँ पे ब्याज की बात नहीं चल रही है, अमाउंट की बात चल रही है। ठीक है, 1 साल में राशि इतनी हो गई, 2 साल में इतनी हो गई, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल में इतनी हो गई। ठीक है, कुल मिला के मैंने ये समझाना चाहा, सेम ईयर्स, मान लो 3 साल, अगर 3 साल का गैप है, 3 साल के गैप में जो राशि होगी, अमाउंट होगा, उसका जो रेशियो होगा वो बाकी किसी भी 3 साल के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ सेकेंड ईयर और फिफ्थ ईयर, इसके बीच में कितना गैप है, 3 साल हो गया या फिर 2 साल, जैसे भी मान लो आप। तो 2 से 5 दूसरे ईयर और पांचवें ईयर का जो रेशियो होगा ना, मैं कहूँ कि दूसरे ईयर जो चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर राशि हुई थी उसका, और फिफ्थ ईयर में जो राशि हो गई थी उसका रेशियो, आने वाले जितने भी ईयर्स होंगे, जैसे मान लो मैं 21 के साथ क्या लगाऊंगा, 21वें साल जो ब्याज प्राप्त होगा उसका, 2 3 5, 21 और 3 24, 21वें साल जो ब्याज प्राप्त होगा और 24वें साल जो ब्याज प्राप्त होगा, इनका रेशियो इनके बीच में गैप कितने का है, 3 का है। तो वो सेम रेशियो इसके बराबर होगा जितना दो और सेकंड और फिफ्थ ईयर के अमाउंट, राशि के रेशियो है, वही सेम इसका भी रेशियो होगा। समझ पाए, 3 मिनट तक लगातार मैंने इस चीज को समझाया। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस सब की लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बट आपको समझा रहा हूँ, ये इसको छोड़ ही दो ऐसे, है ना। फोर्थ ईयर और एट्थ ईयर में राशि का रेशियो निकाल लो आप। फोर्थ ईयर में इतनी है राशि,
32 400 इतनी है। तो 0 से 0 खत्म, 12 निम्मा 108, 12 से कट रहा है क्या, 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, 1 और 3। ठीक है। फोर्थ और एट्थ ईयर में रेशियो जो है वही, यहाँ पे गैप कितने का है, 8, 4 ईयर का है। तो प्रिंसिपल प्लस कितना 4, यानी कि प्रिंसिपल और ये फोर्थ ईयर, इनका रेशियो भी 1:3 ही होगा। ठीक है, समझ रहे बात को। इनके बीच भी तो 4 साल का ही गैप है, प्रिंसिपल के बाद 1 2 3 और ये 4 4 5 6 7, ये 3 साल का गैप, यहाँ 3 साल का गैप। ठीक है। तो इनका जो 1:3 है वही सेम इनका भी रेशियो होगा 1:3, यानी प्रिंसिपल और फोर्थ ईयर की राशि का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा। ठीक है। फोर्थ ईयर में आपको कितने रुपए बन जा रहे हैं, इतने रुपए बन जा रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर में यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 3 की वैल्यू ये है, 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 3 9, 3 6 18, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3600। तो 3600 इज द करेक्ट आंसर। इसको समझाने में बेशक 5 मिनट लगे हों, बट ये सवाल मात्र 50 सेकंड से भी बहुत कम का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मान आपको बताना है। देखो रूट के अंदर ही 81 अपॉन में लगा लो, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आ जाएंगे नीचे। तो ये 6 जीरो से 3 जीरो हो जाएंगी अंडर रूट में, और यहाँ 9 हो जाएगा। तो 3 के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 पॉइंट 0 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 पॉइंट 0 0 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए। दो संख्याओं का अनुपात इतना है और इनका एचसीएफ इतना है, तो एलसीएम कितना होगा। दो संख्याओं का अनुपात अगेन 7:11 है, तो मैंने एक संख्या 7x मान ली और एक 11x। ठीक है। तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 13 है, यानी कि जो x है इसकी वैल्यू 13 दे रखी है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 × 11 × x, यानी कि 13। तो 7 11 13 का आपको पता है मैथ्स में कितना होता है, 1001। ये आपने डिविजिबिलिटी रूल्स में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंटू ये बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो पावर जब माइनस में होती है तो इसको उल्टा कर दो तो पावर प्लस में हो जाती है। जैसे 2/13 की पावर -6 है, तो मैं इसको 13/2 लिख दूं तो इसकी पावर 6 हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी पावर। ठीक है। अब ये डिवाइड में है यहाँ पे, तो डिवाइड का रूल क्या कहता है फ्रैक्शन में, कि डिवाइड को इंटू बदल के इसको उल्टा कर दो, तो ये 13/2 की पावर हो जाएगी 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिवाइड में था तो मैंने उल्टा कर दिया, इसको इंटू कर दिया यहाँ पे इंटू आ जाएगा अब डिवाइड की जगह। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब दोनों 13/2 है, तो पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है जब बेस सेम होता है। ए की पावर एम इंटू बी की पावर, सॉरी, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन बराबर हो जाता है ए की पावर एम प्लस एन। तो ये 13/2 की पावर हो जाएगी 9। ठीक है, इंटू यहाँ पे 2/13 की पावर -9 है, तो अगेन मैं इसको उल्टा कर दूँ 13/2, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। तो पावर्स तो माइनस में दे रखे हैं ना। 18 तो कहीं पे भी नहीं है, कुछ गलती हो गई क्या भाई। तो ये तो देखो भाई, 9 हो गया, 9 और 9 18 हो जाएगा, बट 18 तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं। ये 13/2 की पावर 6 हो गया, ये तीनों, अच्छा अच्छा अच्छा, इसका क्यूब भी तो करना है, शिट मैन, इसका भाई क्यूब भी करना है। ठीक है, तो इसका क्यूब करेंगे तो 9 × 3 = 27 हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर है, तो 13/2 की पावर 27 हो गई, इंटू 13/2 की पावर 9 है, तो कुल मिला के 13/2 की पावर कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। 13/2 की पावर 36 का मतलब ये भी हो सकता है कि 2/13 की पावर -36, क्योंकि उल्टा करते हैं तो फ्रैक्शन में पावर्स माइनस प्लस हो जाती है। 2/13 की पावर -36, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा तेजी से चलते हैं, हल्का हल्का सा, एक दो सवाल ही रह गए इसके। वर्तमान में विमल और विनय की आयु का अनुपात इतना है, 6 वर्ष बाद विमल की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष बाद अगर इसकी आयु 26 है तो 6 वर्ष पहले इसकी आयु 20 होगी। यानी कि अभी विमल कहाँ पे है, विमल शुरू वाला है और विनय ये वाला है, तो विमल यानी कि ये 20 साल का था यहाँ पे। 4 रेशियो की वैल्यू 20 है, यानी कि 4×5 = 20। तो इसका भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5×5 = 25 हो जाएगा। पूछा गया है वर्तमान में विनय की आयु, तो विनय की आयु कितनी है, 25 है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 अंकों की संख्या ये 88 से विभाज्य है। जब कोई संख्या 88 से विभाज्य होगी तो आपको तोड़ना पड़ेगा इसको दो को प्राइम नंबर्स में, जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे 11 × 8। ठीक है,
तो कोई संख्या अगर 88 से विभाज्य है तो वो 11 और 8 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल और 11 का डिविजिबिलिटी रूल दोनों आपको पता होना चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। तो लास्ट के 3 अंक 8 से काट के देखो तो 31 है। तो 8 3 24, 7 बचा। अब यहाँ y की जगह मैं क्या रखूँ कि 8 से कट जाए, तो 8 निम 72 होता है तो वही 2 रखना पड़ेगा, है ना। 8 से काटना है इसको पूरा आपको, तो 8 निम 72 होता है। और तो कुछ 8 के पहाड़े में ऐसा नहीं आता जो 7 के बाद आए। 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, 8 निम 72, 8 दही 80। तो 7 के बाद केवल 2 ही आ सकता है जब 8 से कटे गए, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी निश्चित रूप से। 11 का नियम क्या कहता है, एक छोड़ के एक को जोड़ना है आपको, तो जोड़ो। 2 और 3 5, और ये x 5, 8 5 13, 13 6 19, 19 और 5 24 प्लस x आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से जोड़ना शुरू करो। 5 और 1 6, 6 9 6 15, 15 5 20 और 2 22 और 4 26। ठीक है, इनका डिफरेंस या तो 0 या फिर 11 हो। तो अगर मेरे को पता चल रहा है अगर मैं x को 2 रख देता हूँ तो सब 26 माइनस 26 0 हो जाएगा। तो x को मैंने यहाँ 2 रख दिया, y भी 2 है, आंसर 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए। काफ़ी टाइम लगा मैथ्स को करने में, बट कोई नहीं, आपको समझ में सारी चीज़ें आनी चाहिए। 6 व्यक्ति हैं, व्रत के केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, तो भाई व्रत बना दो एक। ठीक है, अब देखो 45 मिनट हमारे पास बचे हैं, इसमें से 20 मिनट निकाल दो, यानी कि 25 मिनट बची। 30 क्वेश्चन 25 मिनट में रीजनिंग के करना कोई बहुत आसान बात है, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। ठीक है, आराम से कर लेंगे। क्या बोला इसने, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो 1 2 3, एक सेकंड ऐसे नहीं, 3 4 5 6। ठीक है, ए और सी एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। ठीक है, बी जो ए के ठीक बाएं बैठा है, ए के ठीक बाएं कौन बैठा है, बी। और ए और सी एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। वह डी के ठीक विपरीत भी बैठा है, बी जो कि ए के ठीक बाएं बैठा है वो डी के विपरीत भी बैठा है। तो बी जो है वो डी के विपरीत भी बैठा है, डी के विपरीत बैठा है बी। ठीक है, एफ ए के आसन, आसन मतलब अगल बगल, एफ ए के बगल में नहीं बैठा तो ए की जगह है जहाँ पे एफ बैठा होगा। ठीक है, ई के विपरीत कौन है, ई कहाँ पे है, ई कहीं पे नहीं है तो ई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जहाँ खाली जगह है। तो ई के अपोजिट क्या है, एफ है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। अगेन देखो आई पूछा है तो ये आसान सवाल होगा बहुत। कई बार क्या करते हो आप, डेज को देखा आपने तो सीधा डी से इसका लिंक बनाने लगोगे, फिर ऐसे आगे पीछे देखने लगोगे, नहीं। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़िए, आसान क्वेश्चन भी होते हैं कई बार। तो आई कहाँ पे है, आई यहाँ पे है, इसमें आई है क्या, नहीं। तो इन दोनों में आई है नहीं, आई केवल इसमें है। और देखो बाकी तीनों सेम होंगे, डी ए वाई एस। तो डी ए एस, तीन तो अक्षर सेम है, बस एक अलग अलग है। तो इन दोनों में एक चीज अलग होगी बस, देखो एक इसमें है, एक इसमें भी है। दो इसमें है, दो इसमें भी है। तीन इसमें है, तीन इसमें है क्या, नहीं। तो तीन जो है ना वो अलग किसका है, आई का है। सात इसमें है, सात इसमें भी है। तो इसमें जो आई अलग है उसका कोड क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं कक्षा के कुछ छात्र ऐसे एक साथ खड़े हैं, प्रत्येक छात्र का वजन अलग अलग है। जब उनके वजन की तुलना की जाती है तो आद्या दिलीपा से भारी है। आद्या जो है वो दिलीपा से भारी है, आद्या दिलीपा से भारी है। ठीक है, भारी को ऊपर रखेंगे, हल्के को नीचे। लेकिन फिया से हल्की है, तो आद्या फिया से हल्की है। ठीक है, फिया से हल्की है। चारू ईशा से हल्की है और बिदान से भारी है, जो फिया से भारी है। जो मतलब सेकंड पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो बिदान जो है वो फिया से भारी है, बिदान फिया से भारी है। ठीक है, चारू ईशा से हल्की है और बिदान से भारी है। बिदान से भारी कौन है, चारू है, लेकिन ये ईशा से हल्की है। ठीक है, विधान से भारी है चारू और ईशा से हल्की है। ठीक है, केवल एक छात्र ईशा से भारी है, ईशा के ऊपर केवल एक ही छात्र है और कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है, केवल दो छात्र दिलीपा से हल्के हैं, तो दिलीपा कहाँ है, ये रही, इससे हल्के दो छात्र हैं केवल। ठीक है, यदि कोई अन्य छात्र समूह का हिस्सा नहीं है तो समूह जो समूह है उसमें छात्रों की संख्या कितने बतानी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लोग हैं इसमें। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न ब्रांड के 6 कलम है, ये डिब्बे एक के ऊपर एक रखे गए हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में। P1 को ऊपर से तीसरे स्थान पर, तो 1 2, तो P1 आ गया तीसरे स्थान पर। ठीक है, और U6 के ठीक नीचे रखा गया है। P1 जो वो U6 के ठीक नीचे है, तो U6 यहाँ पे होगा, इसके ठीक नीचे P1 है। ठीक है, P1 और Q2 के बीच केवल दो डिब्बे रखेंगे, तो P1 यहाँ पे है तो Q2 यहाँ तो नहीं हो सकता।
तो Q2 कहाँ होगा, इसके नीचे होगा, और इसके बीच में कितने डिब्बे हैं, 2 डिब्बे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिब्बे थे, तो इनका सेट हो गया मामला, ठीक है। R3 और T5 के बीच में 2 डिब्बे रखे गए हैं, R3 को T5 के नीचे रखा गया है, ठीक है, तो T5 ऊपर होगा, R3 नीचे होगा, और इनके बीच में केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। तो देखो, अगर एक व्यक्ति यहाँ बैठा है तो दूसरा यहाँ बैठेगा, इनके बीच में 2 डब्बे हो जाएंगे। और कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है जिनके बीच में 2 डिब्बे संभव हो, एक यहाँ बैठ जाए और एक यहाँ बैठ जाए तो 3 डिब्बे हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और T5 को ऊपर रखा गया, R3 को नीचे रखा गया है, तो ये हो गया। T5 और Q2 के बीच कितने कलम के डिब्बे रखे गए, तो T5 ये रहा, Q2 ये रहा, तो 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ षटभुज कुछ षटभुज आयत है, कुछ आयत दशभुज हैं, तो इनमें से कुछ आयत जो है वो दशभुज हैं, सभी दशभुज सम चतुर्भुज हैं, तो ये सारे दशभुज जो हैं ये सम चतुर्भुज हैं, ठीक है। कुछ सम चतुर्भुज आयत हैं, कुछ सम चतुर्भुज आयत है, कह रहे भाई बिल्कुल है ये वाले। कुछ सम चतुर्भुज षटभुज हैं, तो सम जो सम चतुर्भुज है षटभुज से इनका डायरेक्ट कनेक्शन है क्या, कोई नहीं है, गलत हो गया। कुछ दशभुज षटभुज हैं, कुछ दशभुज, ये वाले दशभुज जो है षटभुज तक डायरेक्ट कनेक्शन है क्या इनका, नहीं, तो ये भी गलत हो गया। केवल एक स्टेटमेंट, ओनली वन कंक्लूजन इज दी इज फॉलोज, ठीक है। ये है भाई इनका, देखो सबसे पहले चेक करने की कोशिश करो क्या हो सकता है लॉजिक। 6 चौक 24 और 1 25, 9 तिया 27 और 1 28, क्या बच्चों वाला लॉजिक दे दिया। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई +1, 9 तिया 27 +1, तो 6 तिया 18 और 1 19, 12 8 96 और 1 97, 14 चौका 56 और 1 57, 7 तिया 21 और 1 22। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही बिल्कुल इनके लॉजिक पे दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है ये बताना है, ठीक है। तो इनका डिफरेंस देखो कितना है, 17 और 5 22, -5, यहाँ पे -10, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 87 97 7 -20, तो आगे क्या हो जाएगा, देखो पहले 5 माइनस, फिर 5 + 5 10, फिर 10 + 10, तो आगे या तो 15 हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 हो, या तो यहाँ 40 माइनस हो सकता है, या फिर 35 माइनस हो सकता है, दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा आंसर में, ठीक है। देखो 40 माइनस करके देखें इसमें से, तो 40 तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक भी यूनिट डिजिट साथ है ही नहीं, ठीक है, ये नहीं हो सकता, तो 35 ही माइनस करना पड़ेगा। तो 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 7, 752, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर इसमें अपना स्थान नहीं बदलेंगे, तो भाई देख लो, FAINTS, तो सबसे पहले ए आएगा, वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, देखो किसने स्थान नहीं बदला अपना, इसने बदल लिया, इसने बदल लिया, इसने बदल लिया, इसने नहीं बदला केवल, तो केवल एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसने अपना रंग नहीं बदला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दिए गए अनुक्रम को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में मतलब ये जो दायां है वो इधर आ जाएगा दायां, और ये दायां जो है यहाँ पे बायां आ जाएगा, ठीक है। विपरीत का मतलब सिर्फ इतना है, उल्टा करके लिखना मत लिखना इसको, ठीक है। ठीक है, विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो दाएं छोर से 8वें अवयव के बाएं 5वां अवयव क्या होगा, देखो अगर ये कहता है दाएं छोर से 8वें के दाएं से 5वां, अगर ऐसे कहता है कि दाएं छोर से आप 8वें पे जाओ और उसके दाएं से 5वें पे जाओ, तो माइनस हो जाता है, आप 8 में से 5 गए 3, तो अब सीधा दाएं से तीसरा देख लेते हैं। लेकिन जब ऐसे बोले दाएं छोर से 8वें के बाएं से 5वां, तो प्लस कर देना है, ठीक है। अगर सेम हो दाएं छोर के 8वें से दाएं 5वां, तो माइनस करना है। अगर अलग अलग होते हैं दाएं छोर से 8वें अवयव के बाएं 5वां अवयव, तो 8 और 5 13, तो सीधा दाएं से आपको 13वां देखना है, और क्योंकि अनुक्रम उल्टा किया है तो दाएं यहाँ नहीं होगा, अब दाएं यहाँ से देखना है आपको, ठीक है। बेसिक से बताता हूँ, पहले दाएं छोर से 8वां जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब क्या कह रहा है, इसके इसके बाएं से बाएं 5वां अवयव क्या होगा, दाएं छोर से, अब देखो क्योंकि जब उल्टा करके लिखोगे ना, तो दाएं इधर है ना, तो बाएं इधर होगा, तो दाएं तरफ इधर लिखोगे ना आप इसको, तो इधर ही जाना पड़ेगा बाएं, ये बायां है और ये दायां है, ठीक है। दाएं छोर से 8वां ही आ गया,
के बाएं, यानी कि इधर ही जाना है आपको बाएं, ये मत सोचना ये आपका दायां है तो दायां हो गए, ये बायां इधर है। पांचवा तो 1 2 3 4 5, तो सी आ गया। सेम चीज मैंने बोली थी कि आप सीधा प्लस कर दो, 8 5 13 कर दो इसको, जब ये अलग अलग लिखे हों। ठीक है, चलिए। निश्चित तर्क के अनुसार इसको ये लिखा जाए, इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा? 26 को 12। 26 को 12 कैसे? 12 दूनी 24 और 2 18 दूनी 36। 6 3 18, 6 दूनी 12, आसान सा क्वेश्चन हो गया। दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया डिजिट्स का, तो 2 6 12, 3 6 18, तो 20। तो तो 4 5 20, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया इसको। लक्ष्मी 20 मीटर पूर्व की तरफ चलती है, तो सीधा हाथ की तरफ पूर्व होता है, तो इधर चला दिया मैंने 12 मीटर। 20 मीटर बोल दिया था क्या मैंने अभी? 12 मीटर पूर्व की ओर चलती है। वह बाएं मुड़ती है और 5 मीटर, तो बाएं इधर मुड़ेगी, 5 मीटर चलेगी। फिर वह बाएं मुड़ती है और 12 मीटर, 12 मीटर मतलब इसके जस्ट सामने आ गई। ठीक है, अंत में वह बाएं मुड़ती है और 5 मीटर, 5 मीटर अगेन इसके जस्ट सामने आ गई। ठीक है, अंत में उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो नीचे की तरफ चल रही थी वो, तो नीचे क्या होता है? दक्षिण होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डी से जी, D E F G +3, W से Z, WXYZ +3, TUVW +3 किया गया। बहुत आसान क्वेश्चन। QRST, तो T आएगा, ये खत्म। PQRS आएगा, ये ऑप्शन खत्म। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। 3 3 प्लस किया गया सब में। लड़कियों की एक पंक्ति में नंदा बाएं से 8वें, तो बाएं यानी कि यहाँ पे है, लेफ्ट, यहाँ से 8वें स्थान पर कौन है? नंदा जी है। ठीक है, चंदा नंदा और चंदा दोनों। चंदा दाएं से 19वें स्थान पर है, तो दाएं से 90th प्लेस पे कौन है? चंदा जी है। ठीक है, जब नंदा और चंदा आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो नंदा जी यहाँ पे आ गए, चंदा जी यहाँ पे आ गए, तो चंदा दाएं से 23वें स्थान पर आ जाती है। देखो चंदा यहाँ पे पहले 19वें स्थान पर थी दाएं से, अब वो 23वें स्थान पे आ गई यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ चलना मतलब चलना शुरू करूँ, तो 19 20 21 22, और ये 23वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, अब ये 23वें स्थान पे आ चुकी है। यहाँ पे पूछा गया पंक्ति में लड़कियां कितनी है। देखो यहाँ पे दाएं से तो 23वां स्थान है, बाएं से 8वां है, तो इसके यहाँ पे 7 लोग और होंगे। ये 23 लोग यहाँ तक हो गए, 23 और 7 30 हो गए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क पे क्या है क्या बताना है। ठीक है, U V W X Y Z A B C D E F G, तो 3 3 प्लस हो रहा था सब में, तो +3 में जी आएगा। एक ही ऑप्शन में जी शुरुआत में आ रहा है, बस खत्म बात, आगे चेक ही मत करो जब एक ही ऑप्शन है तो। फर्नांडल, ये क्या, क्या नाम है? फर्नांडल। हम्म, और एलआरटी, तो एलआरटी अपने दफ्तर से चलना प्रारंभ करते हैं और विपरीत दिशाओं में प्रत्येक 10 10 मीटर चलते हैं भाई, 10 किलोमीटर चलते हैं विपरीत। तो एक इधर चला और एक इधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ में, किधर चला। तो एक व्यक्ति फर्नांडल है और एक एलआरटी है, तो 10 10 किलोमीटर चल दिए। फर्नांडल फिर बाएं मुड़ते हैं, तो बाएं मुड़ेंगे इधर की तरफ आ जाएंगे और 10 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, एलआरटी दाएं मुड़ेगी, तो इधर चल रहे हैं तो दाएं इनका इधर आ जाएगा, 10 किलोमीटर मुड़ते हैं। दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है भाई? सेम डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और यहाँ पे भी 10 10, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है आपको बताना है। तो 3 से 7 +4, 7 में +8, 7 दूनी 14, 15 दूनी 30, 31 दूनी 62, ×2 +1 भी हो रहा है इसमें। ×2 +1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 दूनी 30 और 1 31, 31 दूनी 62 और 1 63, दूनी 126 +1 127, 127 दूनी 254 +1 255। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, मिरर इमेज आपको बतानी है, तो देखो ऑप्शन से चेक करो पहले। कोई भी एक ले लो, आप इसको ले लो सबसे पहले, तो ऐसी होना चाहिए इसको, और इसका मुंह इधर होना चाहिए, ये सही है, ये भी सही है। फोर्थ भी सही है, नहीं फोर्थ गलत है। देखो ये जूता ऐसा होना चाहिए, जूता सीधा लिखा है, तो फोर्थ ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया। अब ऑप्शन केवल 3 रह गए शुरू के। ठीक है, ठीक है, अब इस वाले जूते को देख लो, ये साइन ऐसे है तो यहाँ पे ऐसे होनी चाहिए लाइन, ये गलत हो गया। यहाँ ऐसे लाइन है, यहाँ ऐसे लाइन है। ठीक है,
अब ये चीज़ रहेगी, इसको देखो ये लाइन ऐसे है तो यहाँ पे ऐसे होने चाहिए, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड बचा। इस फिगर वाले क्वेश्चंस को, इन फिगर वाले क्वेश्चंस को आप ऑप्शन एलिमिनेशन से ही करें, ज़्यादा बेहतर होता है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और साथ ही ठीक बाद एक संख्या? तो प्रतीक देखें, पहले अक्षर उसके बाद संख्या। तो प्रतीक पहले अक्षर संख्या नहीं, प्रतीक अक्षर संख्या एक, प्रतीक अक्षर संख्या दो, प्रतीक अक्षर संख्या तीन, प्रतीक अक्षर संख्या चार, प्रतीक और ये पांच। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो भाई पांच ऐसे पेयर है जिसमें पहले और बाद में वो सब दिया हुआ है जो इसने कहा है। ई एफ जी एच आई जे के सीधी पंक्ति में बैठे हैं। एच जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। एच जो है ज्यादा इधर बैठा दिया बीच में। जी के दाएं से दूसरे स्थान एक, दूसरे स्थान पर एच है। एफ और के एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। एफ और के यहाँ नहीं दिख रहे। एफ और ई दोनों आई के निकटतम पड़ोसी हैं, नहीं दिख रहे। एच और ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, तो या तो ई यहाँ होगा या तो ई यहाँ पे होगा। ठीक है, कंफर्म नहीं है। के पंक्ति के सबसे दाएं छोर पर है, तो भाई के यहाँ पे है सबसे दाएं। जे एच के ठीक बाएं हैं, तो जे जो है वो एच के ठीक बाएं हैं, यानी कि यहाँ पे है जे। ठीक है, जे के ठीक बाएं कौन है? जे के ठीक बाएं कौन? जी है, लो। बाकी सबको बिठाने की जरूरत ही नहीं है, केवल जे के ठीक बाएं तो पूछा है, वो जी बैठा है, लो। और सब देखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल। इसको ऐसे लिखा गया, इसको ऐसे लिखा गया, इसको कैसे लिखा जाएगा ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट से फर्स्ट का लिख के देखें और फिर फर्स्ट से लास्ट का देखें। ठीक है, जी से जी को 8 लिखा गया, +1 कर दिया। ए को 6 लिखा गया तो +5। एम को 4 कैसे लिख दिया भाई इन्होंने? बी को 3 यानी +1। तो फर्स्ट से फर्स्ट का तो नहीं है, फर्स्ट से लास्ट का है क्या? जी को -6 +1 -10। तो फर्स्ट से फर्स्ट और फर्स्ट से लास्ट तो नहीं है। जब फर्स्ट से फर्स्ट और फर्स्ट से लास्ट कनेक्शन ना बने तो आपको रैंडम देखना है पहले, फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको पैटर्न लगा देना है। ठीक है, तो रैंडम आप देखो, जी को 8 लिखा गया, यहाँ पे कुछ है क्या कॉमन? देख लो पहले, क्या एल है यहाँ पे? तो एल को 2 लिखा गया, यहाँ पे भी एल को 2 लिखा गया। इट मीन्स कि रैंडम की पॉसिबिलिटी है कि रैंडम लिखा गया हो। तो एल ए एम बी, तो एल क्या होता है? ये 2 होता है। ए क्या होता है? 6 होता है। एम कहाँ पे? एम यहाँ पे थर्ड नंबर पे 4। बी कहाँ पे है? बी यहाँ पे है थर्ड लास्ट, यानी कि 3। तो 2643 2643 दे रखा है क्या? ये रहा, यानी कि रैंडम दे रखा है। प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का ये सब लगाना है आपको। तो माइनस का अर्थ क्या है? इनटू है, तो यहाँ पे इनटू लगा दो। ठीक है, इनटू का अर्थ डिवाइड है, तो यहाँ पे डिवाइड लगा दो। डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लगा दो। प्लस का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगा दो। ठीक है, 300 × 12/120 +9 ठीक है, तो देखो ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, तो यहाँ बचा 30 +9 -32। 39 में से 32 गया, 7 बचा। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि शब्द इसको प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? अगेन लिख लो आप, प्राउडली, PROUDLY। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो लगाओ अभी। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY। कितने परिवर्तित नहीं हुए? तो एक ये नहीं हुआ और एक ये नहीं हुआ, तो केवल 2 जो है वो परिवर्तित नहीं हुए, बाकी सब हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ऐसे लिखा जा रहा, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? तो 441 का स्क्वायर होता है। तो 23 में से 2 कम किया तो 21 का स्क्वायर कर दिया। 26 में से 2 कम करेंगे तो 28 में से 2 कम करेंगे तो 26। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 676। खत्म काम, ऑप्शन में भी दे रखा है, इजी क्वेश्चन। एक कक्षा के सभी 20 छात्र पूर्व के सम्मुख एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। राम दाएं छोर से 8वें स्थान पर है, तो राम दाएं छोर से 8th प्लेस पर है। सीता बाएं छोर से 16वें स्थान पर है, सीता बाएं छोर से 16वें स्थान पर है।
राम और सीता के बीच कितने छात्र बैठे हैं? तो टोटल छात्र कितने हैं भाई? 20 है। तो 16 ये, 8 ये, तो 24 तो ये हो गए। इट मीन्स कि भाई 20 छात्र है ना। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा कि ये 16 यहाँ पे नहीं होगा, अभी एक दूसरे के ऐसे बैठे होंगे। सीता यहाँ पे होंगी 16th प्लेस पर। ठीक है, समझ पे बात को? ठीक है, तो कुल मिला के 20 लोग हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 लोग और होंगे है ना। 16 17 18 19 20। ठीक है, तो सीता जी यहाँ पे बैठी हैं कौन से प्लेस पे? यहाँ से 1 2 3 4 5, पांचवें प्लेस पर है सीता जी। सीता बाएं छोर से 16वें स्थान पे। तो राम और सीता के बीच कितने छात्र बैठे हैं? तो राम यहाँ से 8वें नंबर पे है और सीता जी यहाँ से 5वें नंबर पे। 5 6 7, तो 2 बंदे बैठे हैं बीच में बस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए। सी से एफ, सी डी ई एफ। अच्छा, इसको चेक ही मत करो क्योंकि सब में ओ है। तो सबसे पहले तो ओ ही आना, चेक मत करो। सेकंड वाली सीरीज को चेक करो, डब्ल्यू से यू, तो यू वी डब्ल्यू, पी यू वी डब्ल्यू। अच्छा, एस टी यू क्यू आर एस। तो +2 +2 हो रहा है सब में, तो यहाँ से +2 हो जाएगा। तो ओ पी क्यू, तो ओ आएगा सेकंड नंबर पे ही, ऑप्शन खत्म। एच से एल, एच आई जे के एल, +4 एल, एम एन ओ पी, +4 पी, क्यू आर एस टी, यू वी डब्ल्यू एक्स, तो एक्स आएगा थर्ड नंबर पे। तो ये ऑप्शन दोनों खत्म, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए। सभी वस्तुएं सेवाएं हैं। ठीक है, कुछ सेवाएं आवेदन है, तो इसमें से कुछ सेवाएं आवेदन है। सभी आवेदन फॉर्म है, तो सारे आवेदन जो है फॉर्म है। ठीक है, सभी वस्तुएं कभी भी आवेदन नहीं हो सकती हैं। देखो, सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो सारी, तो कंक्लूजन नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो नेगेटिव कंक्लूजन ये भी है, इसको भी हटा दो। जैसे ही नेगेटिव कंक्लूजन आता है तो उसको हटा दो, अगर सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो। कम से कम कुछ सेवाएं फॉर्म है, तो कुछ सेवाएं फॉर्म है क्या? ये रही बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट और थर्ड तो वैसे हट गई थी, सेकंड वाली कंक्लूजन ठीक है बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा के सभी 28 छात्र उत्तर की तरफ सम्मुख एक सीधी पंक्ति में बैठे खड़े हुए हैं। जय दाएं से 14वें स्थान पर है, कौन? जय। ठीक है जी, जबकि बेला जी आ गई यहाँ पे बाएं छोर से 12वें स्थान पर। बाएं से 12वें स्थान पर कौन है? चंपा, चमेली, चंपा, गुलाब, जूही, बेला। अरे यार, क्या था वो, बचपन में गाते थे, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली। ठीक है, तो बेला जी 12वें स्थान पर है। जया और बेला के बीच कितने छात्र खड़े हैं? तो टोटल कितने? 28 लोग हैं, तो 12 ये 14 ये, तो कितने हो गए? 14 15 16, तो 26 हो गए। 26 हो गए ना। इट मीन्स कि क्रॉस करके तो नहीं खड़े हैं। ठीक है, तो इनके बीच में कितने लोग होंगे? दो ही लोग होंगे। टोटल 28 लोग हैं, तो इनके बीच में 2 लोग आ जाएंगे, खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, पहले पहली सीरीज को देखते हुए चलो। तो एफ जी एच आई जे के एल, 2 4 6 प्लस हो गया एल, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो एक्स आएगा, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, ठीक है, 6 6 प्लस हो रहा है। अब के से क्यू, तो के से क्यू, तो के एल एम एन ओ पी क्यू, तो +6 QRSTUVW, +6 WXYZABC, तो एक्स के बाद सी आएगा, ये ऑप्शन भी खत्म, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, थोड़ा सा लेंदी से सवाल आ गया है। के जे से किस किस रूप में संबंधित है? तो के और जे का कनेक्शन बताना है। ठीक है, देखो भाई, इस वाले साइन का क्या मतलब है? ये रहा, ए बी के पिता का भाई है। ए जो यानी कि के जो है, बी के पिता का भाई है। इसको ऊपर बना लेते हैं। ये जो है, ए बी के पिता का भाई है। ये किसी के पिता का भाई है। ये भाई है किसी के पिता का, आई के पिता का भाई है ये। ए जो है बी के पिता का भाई है, यानी कि आई के पिता का भाई है। ठीक है, हैशटैग का मतलब क्या है भाई? ए बी की बहन है, तो आई जो है ये बहन है किसकी? एच की। ठीक है, स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब क्या है? ए बी की पत्नी है, तो ये ए जो है ये पत्नी है किसकी? जी की, तो जी पति हो गए। ठीक है, इक्वल टू का मतलब क्या? बी ए का ससुर है, तो जी और जे, तो जे जो है वो
जी का ससुर है। जी का ससुर मतलब जी की जो धर्मपत्नी जी हैं इनके पिताजी। तो इनके पिताजी कौन है, ये है, यानी कि ये कौन है, जे है। ठीक है, बी ए का ससुर है ना, ठीक है। के जे से किस प्रकार संबंधित है, के जे से किस प्रकार संबंधित है, भाई है भाई इसका, तो ये सिंपल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, फर्स्ट से फर्स्ट फिर फर्स्ट से लास्ट देखेंगे, ठीक है। एस से एच, तो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स जेड डी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 16 से 8 तो माइनस का 8 हो गया। पी से आर, तो क्यू से पी क्यू आर, ये तो +2 हो गया। एल एम एन ओ +3 हो गया। -8 करो इसमें से तो 11 में से 8 गया, 3 आना चाहिए। तो भाई -8 तो नहीं होगा। तो भाई फर्स्ट से लास्ट का कनेक्शन देखो, तो फर्स्ट से लास्ट कनेक्शन SOPQRS -4, इसमें -4 करेंगे तो क्या आना चाहिए, 7, यानी कि जी आना चाहिए, GHIJK। तो जी किसी भी ऑप्शन में नहीं, यानी कि फर्स्ट और लास्ट का तो कनेक्शन नहीं है। अब बना लो जल्दी से इसका पैटर्न, HRO। 3 में क्या ही पैटर्न बनेगा, RSOP HIJKL, +4 तो हो ही नहीं रहा था। और क्या अरे यार, और क्या हो सकता है कि एस का तो ये अपोजिट होता है, पी का अपोजिट आर तो नहीं होता है, एल का अपोजिट भी नहीं होता है, के का अपोजिट क्या होता है, ये 11 होता है तो ये 16। तो के का अपोजिट होता है पी, और पी यहाँ पे दे रखा है, यानी कि पहले का तो अपोजिट हो सकता है, ठीक है। पी क्यू आर, FGH +2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो पहले वाले का अपोजिट है, +2 है यहाँ पे। उसके बाद LMNO +3, तो QRST +3, बहुत सही, अच्छा क्वेश्चन था भाई ये। इसको नोट्स में ऐड कर लेना। एक बार तो बस अपोजिट दे दिया, फिर +2 फिर +3, बहुत सही, अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने कहा था ना 20 मिनट बचना चाहिए, वो तो लास्ट क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग गया, 20 मिनट बचे, ठीक है। चलो, इंग्लिश में देख लो इसको, पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में देखेंगे हम। द 40 मिनट द 40 मिनट्स राग डैश द्वारा एक एल्बम है। 40 मिनट राग, नहीं पता यार, बाद में देखेंगे, है ना। गोम्फ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य, गोम्फ आपका है, आपका गोवा का। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। उदारीकरण ने बैंकिंग क्षेत्र में अधिक स्वायत्तता और प्रतिस्पर्धा को सक्षम किया। 1991 के सुधारों के बाद भारत में स्थापित होने वाला पहला निजी बैंक कौन सा था। 1991 के सुधार, जब LPG रिफॉर्म्स हुए थे उसके बाद पहला निजी बैंक था HDFC, पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। समुद्र के सबसे उथले हिस्से को क्या कहते हैं, कल भी तो आया था सेम क्वेश्चन। शेल्फ कहते हैं ना, ये ऐसे मैंने आपको समझाया था डिटेल में। सबसे उथला हिस्सा जो होता है उसको शेल्फ कहते हैं, ठीक है। सबसे कम ढाल होता है इसका। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी, सेकंड वाली, ठीक है। पहली वाली हेरेडोमर मॉडल पे थी। तो सेकंड पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए, 90 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हुए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध ओडिया कवि और पूर्व नौकर शाह कौन थे। प्रसिद्ध ओडिया, तो ओडिया में तो भाई उड़ीसा के तो महापात्र हो सकते हैं, है ना। उड़ीसा में है ये महापात्र, तो इन दोनों में से एक होना चाहिए। तो सेकंड के साथ जाते हैं ना हल्का सा तुक्का मारते हैं। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बालिका दिवस। यार ये तो शर्म करने की बात है यार, बालिका दिवस याद नहीं है, बताओ यार। नहीं पता यार, बालिका दिवस बहुत गलत चीज़ है यार ये तो,
याद करना पड़ेगा भाई। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा लेटराइट मृदा में अधिक पाई जाती है? लेटराइट मृदा है ना, जो साउथ में इधर और इधर पाई जाती है। लेटराइट मृदा में पोटाश ज्यादा होता है। ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के डैश घराने से संबंधित है। जसराज, पंडित जसराज किस संगीत घराने से संबंधित है? इसका कुछ, मेवात, आगरा, किराना, पटियाला, कुछ आइडिया नहीं है, बट जसराज है तो नॉर्थ का ही कुछ घराना होना चाहिए। तो आगरा के साथ जाते हैं, लेट्स सी। नॉट श्योर। निम्नलिखित में से कौन सा ओडिया का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ओडिया, बिरहा। बिरहा तो ये यूपी बिहार शायद इधर की साइड का है ना। घूमर राजस्थान, कालबेलिया राजस्थान, तो एक ही बचा, ये होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उत्तरी मैदान अधिकतर डैश से बने, अधिकतर किससे बने? जलोढ़ मृदा से बने हैं। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं के संरक्षण पर कानून बनाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं के संरक्षण, तो आपका ये कौन सा होता है? 36, 37, 48 तो नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा, 49। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सही युग्म का आपको चयन करना है। तृतीय पंचवर्षीय योजना, तीव्र औद्योगिक और बुनियादी उद्योग। चौथी परिवार नियोजन और कार्यक्रम, पर्यावरण पर्यावरण कह रहा हूँ, परिवार नियोजन कार्यक्रम फोर्थ में आया था, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट में मालनोबिस नहीं, सेकंड। सेकंड पंचवर्षीय योजना कृषि नहीं, फर्स्ट, तो ये दोनों तो गलत है ही। वैसे भी फोर्थ सही तो देखना था, फोर्थ सही है। ठीक है, परिवार नियोजन फोर्थ में ही है। कैसे याद रखेंगे परिवार नियोजन को? हम दो हमारे दो, यानी कि चार। ठीक है। बौद्ध भित्ति चित्रों वाली बाघ गुफाएं भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बौद्ध भित्ति चित्रों वाली गुफाएं, बौद्ध से रिलेटेड भित्ति चित्र आई थिंक मध्य प्रदेश में है। पीवाई क्यू का है शायद। गुड़ी पड़वा त्योहार, गुड़ी पड़वा त्योहार महाराष्ट्र का नव वर्ष। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? भाग नंबर 17। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 343 से। ठीक है। 1917 में महात्मा गांधी ने किसानों को दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करने के लिए चंपारण की यात्रा की। चंपारण किस राज्य में स्थित है बताओ? इतना सब स्टेटमेंट लिखने की जरूरत थी कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्थान ने जम्मू में 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्टार्टअप महोत्सव 2025 का आयोजन किया है? जम्मू में 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्टार्टअप महोत्सव कौन करेगा? वाणिज्य मंत्रालय कर सकता है, और कौन करेगा स्टार्टअप वगैरह का? आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी डैश द्वारा लिखी गई, पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। डूंगरी त्योहार, डूंगरी कहाँ का है भाई? डूंगरी, डूंगरी है आपका हिमाचल प्रदेश का। आसान क्वेश्चन है ये, पहले भी आ चुका है। चलो भाई, हो गए क्वेश्चंस। इसमें हमने 3 स्किप किए हैं, 17 अटेम्प्ट किए। जनरल साइंस देखते हैं, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा गुण सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः प्रदर्शित नहीं करते? सहसंयोजक यौगिक वे इलेक्ट्रॉनों के साझाकरण से बनते हैं, सामान्यतः आयन नहीं बनाते हैं। या यार मेरे को नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ऐसे भी नहीं कर सकते। कार्बन कार्बन द्विआबंध वाले यौगिकों को डैश के रूप में जाना जाता है। कार्बन युक्त कार्बन कार्बन द्विआबंध वाले यौगिकों को, ये आया तो है पहले, मॉक टेस्ट में ही आया हुआ ये, बट अभी नहीं याद आ रहा ये भी यार।
ये भी न्यूमेरिकल है बे भाई। कोई क्वेश्चन हो पाएगा या नहीं आज? सारे के सारे स्किप ही करने पड़ रहे हैं भाई। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संतृप्त कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जहां कार्बन परमाणु एकल सह संयोजक आबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। नहीं पता भाई, आज मुझे लग रहा है साइंस में 0 नंबर आएंगे भाई। चलिए। आंख के लेंस की मोटाई को बदल दिया जाता है जिससे आंख में लेंस की मोटाई को बदल दिया जाता है जिससे आंख को डैश द्वारा दूर और निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिलती है। किसके द्वारा? ये होती हैं आपकी पेशियां। चलो भाई, एक क्वेश्चन तो आता है, ये तो 100% श्योर है इसमें तो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संरक्षण नियमों का प्रकृति की समरूपता से गहरा संबंध है। प्रकृति की सभी मूलभूत प्रकृति की सभी मूलभूत बलों में सबसे दुर्बल बल नाभिकीय बल। ये स्टेटमेंट, ये सेम क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। हम्म, ये सेम क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। तो ये सभी मूलभूत बलों में सबसे दुर्बल बल नाभिकीय बल होता है। ये गलत स्टेटमेंट यही थी शायद, इसमें ये सेम क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, पहले भी आया हुआ है सेम क्वेश्चन, ठीक है। चलिए। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान सामान्यतः निम्नलिखित में से किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तत्व का परमाणु द्रव्यमान किलोग्राम, पाउंड, ग्राम प्रति मोल, परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई में किया जाएगा, और किस में किया जाएगा? ये होना चाहिए आई थिंक। न्यूमेरिकल है भाई, आगे बढ़ो। यार अब इसमें मुझे लग रहा है आज 2-4 नंबर ही आएंगे भाई। थोड़ा थोड़ा तुक्का मारते हुए चलना है भाई अब। श्वेत AgCl किसकी उपस्थिति में धूसर हो जाता है? CO2, O2, जल, सूर्य का प्रकाश। क्या पड़े कि धूसर हो जाए? सूर्य का प्रकाश पड़ा दो, धूसर हो जाना चाहिए, है ना। जल से तो नहीं होगा। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है। और सूरज की किरणें पड़ेंगी तो ज़्यादा काला हो जाएगा हो जाते हैं बंदे। लेट्स सी, है ना। एक रासायनिक समीकरण में AQ संकेतन किसका प्रतिनिधित्व करता है? भाई कोई क्वेश्चन तो अच्छे से दे दो जो हमें पता हो। ठोस, गैस, जलीय, द्रव्य। AQ। एक्वा मतलब जल होता है, तो AQ मतलब जल होता होगा शायद। इसमें भी भाई श्योर नहीं हूँ अभी तक, एक ही क्वेश्चन ऐसा था जिसमें श्योर थे। मानव आहार नली में दीर्घ रोम कहाँ पाए जाते हैं? एक और क्वेश्चन मिल गया भाई जिसमें हम श्योर हैं, दीर्घ रोम पाए जाते हैं आपके छोटी आंत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइमों में कौन सा उत्तरदायी है? दूध प्रोटीन, दूध प्रोटीन, दूध प्रोटीन, रेनिन। चलो भाई, ये क्वेश्चन भी आता है ना, PYQ का ही है। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है? हम्म, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है। दहन, जलते हैं, कुछ चीज जलती है तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न होती है, सही बात है ये तो। विस्फोट, ऑक्सीकरण, अपसेट। ये जलने के बाद ही तो सेम ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऑक्सीजन के साथ ही जलती है, तो यही होना चाहिए। बाकी लेट्स सी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बहुत तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है? भाई गैस वैस का कुछ पता नहीं यार, लेकिन एक दो क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे ना। आगे सी तुक्का लगाते हैं एक आधे क्वेश्चन में ना, क्योंकि बहुत सारे स्किप हो रहे हैं यार आज तो साइंस के। निम्नलिखित में से किसके साथ शुष्क बुझा हुआ चूना मिलाकर ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है? ये सेम क्वेश्चन आया था पहले भी मॉक में। किसके साथ? क्लोरीन गैस। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग की जाती है? किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग की जाती है। न्यूटन, मीटर, जूल, किलोग्राम। कार्य को मापने की इकाई तो जूल ही होती है ना, तो जूल ही होना चाहिए आई थिंक। राम ने अपने साइकिल ब्रेक लगाए, न्यूमेरिकल है भाई साइंस का। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा नाम अभिक्रिया और उसके उदाहरण का सही युग्म सही ढंग से सुमेलित है? साबुनीकरण, एथेनॉल की सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया से एथीन का निर्माण,
एस्टीकरण, निर्जलीकरण, एस्टर की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया से कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाना। नहीं पता भाई ये सब। पढ़नी चाहिए थी यार, थोड़ी बहुत साइंस तो पढ़नी चाहिए थी। खैर अब पढ़ लूंगा, उसमें क्या है। 10-15 दिन में रिवाइज तो कर ही सकते हैं अच्छे से। रिवाइज तो जब करेंगे जब कुछ आता हो, मतलब अच्छे से पढ़ के। ये भी न्यूमेरिकल है यार। पर पढ़नी क्यों है साइंस यार। साइंस का काम ही क्या है। कुछ भी काम नहीं है साइंस का। ग्रुप डी के अलावा कहाँ ही आ रही है साइंस यार। वंशानुक्रम के नियम शास्त्रीय आनुवंशिकी की नींव बनाते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आनुवंशिकता के नियमों का वर्णन किया था। ये भी आया था किसी मॉक में। किसने किया था आनुवंशिकता के नियमों का वर्णन। मेंडल 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 ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Na2CO3 10H2O किसका सूत्र सही लिखा है क्या। हम्म Na2CO3 10H2O। अच्छा 10H2O ये होता है धोने वाले सोडे का। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या बनेगा। भाई पता नहीं क्या बनेगा, बट क्या ही करूँगा इसको पढ़ के जब पता ही नहीं क्या बनेगा तो। किस जीव में बीजाणु निर्माण प्रजनन का एक तरीका है। बीजाणु निर्माण प्रजनन का एक तरीका किसमें होता है। बीजाणु निर्माण फॉर्मेशन मेड रिप्रोडक्शन। बीजाणु निर्माण प्रजनन का एक तरीका है। बीजाणु निर्माण सवाल तो नहीं होना चाहिए। कवक। कवक ही होता है आई थिंक बीजाणु निर्माण ना। यही होना चाहिए। लेट्स सी। पदार्थ के कण निरंतर गति पदार्थ के कणों की निरंतर गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यदि हम तापमान घटाते हैं तो कणों की ऊर्जा गति बढ़ जाती है। तापमान कम होता है तो कणों की गति जो कम हो जाती है। ये तो ज्योग्राफिकल टर्म है। तापमान में परिवर्तन से कणों की गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव प्रभाव नहीं पड़ता। गलत बात है। प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाती है ऊर्जा। यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा घट जाती है। नहीं, तापमान हम बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। बिल्कुल सही। साइंस में थोड़ी थोड़ी सी ज्योग्राफी भी काम आ जाती है भाई। चलो हो गए कितने। 10 क्वेश्चन हमने इसमें हटाए हैं। नहीं, हाँ 10 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। 15 अटेम्प्ट किए, 15 में से भी भाई 5-7 तो तुक्के ही हैं। खैर क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते। और बाकी जो क्वेश्चन रह गए इनको पढ़ के भी क्या ही होगा जब कुछ पता ही नहीं है इनके बारे में। ठीक है। चलो भाई जो भी है देखा जाएगा इसमें, है ना। मैथ्स रीजनिंग अपना पूरा पूरा हो गया, इसके भरोसे ही थोड़ा सा ठीक मार्क्स आ जाते हैं। बाकी तो जीके जीएस का भी ठीक रहता है। 3 इसमें अटेम्प्ट नहीं किए हैं। साइंस में इस बार हमने 10 छोड़ दिया, यानी कि हमने 13 अटेम्प्ट नहीं किए हैं। तो 87 हमारे अटेम्प्ट हो चुके हैं। तो इसमें से अगर 6-7 भी गलत होते हैं तो भी 80 के आसपास तो हो जाने चाहिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आज 80 से कम हो जाएंगे, क्योंकि 6-7 तो साइंस में ही गलत होंगे अकेले। जीएस में भी हो सकता है एक आधा गलत हो। फिर नेगेटिव मार्किंग आपको पता है 1/3 की है। खैर चलो जो भी है, अब इसमें ज़्यादा तुक्का उक्का तो लगाना नहीं है। सबमिट ही करते हैं इसको, है ना। देखते हैं क्या रहता है। चलो भाई। चलो भाई। 80 तक आ चुके हैं आज भी। 5 ही गलत हुए हमारे, यानी कि हमने साइंस में जो एक आधा तुक्का गलत गया होगा बस। एक आधा नहीं, हो सकता है जीएस में ना गलत गया हो, एक आध जीएस में गलत गया हो, या फिर अब जो भी रहा होगा साइंस और जीके जीएस में ही गलत हो सकता है। मैथ्स और रीजनिंग में तो ना के बराबर ही पॉसिबिलिटी है कि गलत हुआ होगा कोई। ठीक है। तो भाई ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप कि आपने चीज़ों को सीखा होगा बेहतर तरीक़ों से। अगर आप चाहते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट मैं करूं तो आप सजेशन देना। ठीक है। आप में से शायद 2-3 बच्चों ने बोला था, ठीक है, या जिस भी भाई ने बोला था उनका सजेशन ठीक था कि भाई इस मॉक टेस्ट के बाद एक शॉर्ट्स बना दिया जाए जिसमें ये बता दो कि गलत कौन सा सही कौन सा है, ताकि बच्चों को इस मॉक टेस्ट के बाद पता चल सके कि भाई आपने कौन सा गलत किया है कौन सा सही किया है। मतलब हमने मॉक टेस्ट लगा दिया, आपको ये नहीं बताना कि मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत कर रखा है। आप उसके सॉल्यूशन को भी आप सही मान ले तो वो गलत है ना। तो ये ठीक सजेशन था कि मैंने उसको शॉर्ट्स बना दिया एक स्क्रीन रिकॉर्ड करके फ़ोन में खोल के, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसका सॉल्यूशन जो है ना ये आ जाता है मोबाइल के ऐप पर। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी क्योंकि मैं पीसी पे ही लगाता हूँ। फिर
आप में से किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि भाई फ़ोन पे जो है ना वो सॉल्यूशन दिख जाता है। तो फिर मैंने ऐप डाउनलोड करके देखा तो भाई उसमें सॉल्यूशन दिख रहा था कि आपने अटेम्प्ट जो किया ना उसके बाद आपके सॉल्यूशन दिख रहे थे। सॉल्यूशन में जाके आपको ये दिख रहा था कि कौन सा आपने गलत किया, कौन सा सही किया। तो वो चीज़ ठीक लगी मेरे को यार। तो इसी तरह से आपके जो भी वैल्यूएबल सजेशंस हों आप मुझे दें, बताएं। ठीक है, मैं उनको जो जेन्युइन सजेशंस होंगे फॉलो करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बाकी इसका जो हमने स्किप किए क्वेश्चन वो, और जो हमारे गलत हुए क्वेश्चन वो, इन सब का जो शॉर्ट है। ठीक है, वो मतलब जब आप वीडियो देख रहे हैं तब तक तो बना ही दिया होगा। ठीक है, वो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन हुआ हुआ मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से जाकर आप ये देख लेना कि कौन कौन सा क्वेश्चन ने स्किप किया है, उसका सही आंसर क्या है, और जो हमारे गलत हुए हैं उसका सही आंसर क्या है। ठीक है जी, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।